जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आप सभी का 18 मार्च 2026 के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन को शुरू करने से पहले आज की क्लास एक बहुत अच्छे कोड से शुरू करते हैं, दैट इज इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी। बच्चों, मैं हमेशा आपको इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी का डिबेट जो है आपको कहता रहता हूं, क्योंकि आप इंटेंसिटी के हिसाब से अगर चलेंगे, जैसे अगर आपको ऊपर तक जाना है तो आपने 2 सीढ़ियां उछल उछल के चली तो आप 10वीं सीढ़ी बाद थक जाएंगे, क्योंकि इतना आप कब तक जंप करते रहेंगे। लेकिन आप एक सीढ़ी, देन दूसरी सीढ़ी, देन तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, हौले हौले अगर आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपकी जो सक्सेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। एंड यू आर बोर्न फॉर द लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस। और यही आपको बच्चों क्या करना है, अपने जीवन में सीखना है। आपको जंप नहीं करना है, हर चीज फटाफट आज ही पूरा कोर्स नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन की वजह से आपका कोर्स एक दिन पूरा होगा और आपको सफलता मिलेगी। और बच्चों, उसी दिन का आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करते हैं। तो आज हमें 5 न्यूज कवर करनी है बच्चों। सबसे अच्छी न्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है मेडिकल टूरिज्म। अच्छी तो नहीं है बच्चों, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म इंडिया का अफेक्ट हुआ है। तो मेडिकल टूरिज्म क्या है इसको देखेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है, अगेन एक इंपॉर्टेंट फैसला है, विच इज रिलेटेड टू द मैटरनिटी लीव्स फॉर एडॉप्टिव मदर्स जो है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला आया है। ग्रीन जोन वॉज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर, है ना। तो ग्रीन जोन क्या है ना, इसको बहुत, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, है ना। मेंस के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन जोन क्या होता है। देन 2 एडिटोरियल हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला एडिटोरियल है इंडिया वेस्ट एशिया रीसेट। आपको पता है कि ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच कैसे इंडिया जो है वो आगे बढ़े, इसके लिए जो है ये एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया के साथ हमारे संबंध कैसे अच्छे हों। राइट। एंड देन सेकंड है इंडिया न्यू कार्बन क्रेडिट प्लान। तो उसके ऊपर भी अभी बहुत ज्यादा गहरी चर्चाएं हो रही हैं कि कार्बन क्रेडिट प्लान क्या होता है, और इंडिया का न्यू कार्बन क्रेडिट प्लान क्या था, सीसीयूएस जिसको बोलते हैं, और उसका बजटरी इफेक्ट क्या था, ग्लोबल इफेक्ट क्या होगा, क्या कई देश इसको समर्थन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ये पूरा एडिटोरियल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट टेक्स द टोल ऑन द मेडिकल टूरिज्म। तो जो मेडिकल टूरिज्म है उसमें एक मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर हम देखें, तो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने आई है कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे इंडियन मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री में पड़ा है ना। उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। अब ये मेडिकल टूरिज्म है क्या बच्चों, इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम का है ना। तो मेडिकल टूरिज्म, इसको आप इस तरह से समझिए कि इंडियाज स्टेट ऑफ आर्ट हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल प्राइसेस हैज अट्रैक्टेड पेशेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड over the last few decades, but the travel disruptions caused by the ongoing war creating the challenges। यानी मेडिकल टूरिज्म क्या है कि इंडिया का जो स्टेट ऑफ आर्ट हेल्थ केयर सर्विस जो है, स्टेट ऑफ आर्ट हेल्थ केयर एज वेल एज अफोर्डेबल प्राइसेस का जो है, इसने दुनिया से कई लोगों को इंडिया में क्या किया है, इनवाइट किया है कि भाई जहाँ पे लोग अपने देश को छोड़कर ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के लिए, जहाँ पे वो मेडिकल डेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज को क्या करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज को लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, हम थोड़ा सा मेडिकल टूरिज्म के बारे में जाने। तो इंडिया में एज ऑफ 2025, एज ऑफ 2025, है ना, ओवर ओवर 1.3 लाख, कितने बच्चों, ओवर 1.3 लाख फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल्स केम टू इंडिया, केम टू इंडिया जस्ट फॉर
जस्ट फॉर हेल्थ केयर, जस्ट फॉर हेल्थ केयर नीड्स, सबसे बड़ी बात है जस्ट फॉर हेल्थ केयर नीड्स। एंड दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द मतलब डेफिनेशन और द स्कोप ऑफ, दिस इज द स्कोप ऑफ मेडिकल टूरिज्म। ये होता है मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि हम लोग अफोर्डेबल और हम लोग क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो 1.3 लाख आए हैं केवल 2025 की बात करें। और ये जो परसेंटेज है ये किसके बराबर है अगर हम बात करें, तो ये जो परसेंटेज है ना बच्चों, तो ये जो परसेंटेज है ये दुनिया के 4% जो मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं ना, टोटल ग्लोबल में जितने लोग जाते हैं तो 4% इंडिया में आते हैं। हालांकि ये प्रोजेक्टेड एरिया कम है बट फिर भी, राइट है ना। तो 4% लोग इंडिया आते हैं, ये बताता है कि लोग इंडिया के मेडिकल सेक्टर को कितना ट्रस्ट करते हैं। और टॉप 5 कंट्रीज जहां से लोग यहाँ पे आते हैं, ये टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं, है ना। सबसे पहली है बांग्लादेश, बांग्लादेश से कई लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। देन इराक, है ना। देन सोमालिया, देन ओमान, एंड देन उज्बेकिस्तान। ये एज ऑफ 2024 का डेटा है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, है ना। इसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश, इराक, सोमालिया, ओमान, उज्बेकिस्तान ये आते हैं, राइट। और जो इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म सेक्टर है ना, दिस सेक्टर इज ग्रोइंग, मेडिकल टूरिज्म सेक्टर इज ग्रोइंग एट CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, है ना, CAGR ऑफ 12%। आप सोचिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है कि एनुअल ग्रोथ रेट इसका क्या है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 12% है। और कितने बिलियन डॉलर का मार्केट है अगर मैं आपको बताऊं, तो एज ऑफ 2025, है ना, मेडिकल टूरिज्म मार्केट, है ना, इज 18.2, 18.2 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है बच्चों, 18.2 बिलियन डॉलर का। जस्ट थिंक अबाउट इट, 18.2 बिलियन डॉलर का। और प्रोजेक्टेड है, अगर 2025 लिख देता हूं ताकि आपको डेटा याद रहे। और हमारा जो प्रोजेक्शन है वो क्या है कि हम इसे 58 बिलियन डॉलर का मार्केट बनाना चाहते हैं अगले 10 सालों में। अगले 10 सालों में हम इसे 58 बिलियन डॉलर का मार्केट बनाना चाहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और क्यों हम ये बनाना चाह रहे हैं या मेडिकल टूरिज्म इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट एफिशिएंसी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है, हेल्थ, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर है। मतलब लाइन में लगने की जरूरत है ही नहीं, अगर आपके पास मेडिकल वीजा है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट है, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स है ना। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हमारे पास, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हमारे पास मौजूद है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो इंडिया को यूनिक बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, है ना, ई मेडिकल वीजा देना, या बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारे देश को बहुत यूनिक बनाती है ना। मैं आपको एक और फन फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एक और फन फैक्ट क्या है कि बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि इंडिया जो है, एक इंडेक्स निकलता है जिसको बोला जाता है मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स, MTI, है ना, MTI, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स, है ना। तो जो MTI है ये रिलीज करता है, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन जो है ये रिलीज करते हैं। तो जो MTI है इसमें 46 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, 46 नेशन है कि आपका मेडिकल टूरिज्म कैसा कैसा है, कितना अच्छा है। उसमें इंडिया का रैंक है 10th, है ना। इंडिया रैंक इज 10th, है ना। इंडिया रैंक 10th रैंक है इंडिया का। तो ये चीज ध्यान रखना, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में MTI का इंडिया का रैंक है 10th। अब अगर इंडिया का रैंक 10 है तो इंडिया के कंपटीशन कौन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक किसका है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक किसका है ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पे आता है बच्चों कनाडा, जी हाँ,
कनाडा बहुत ही ल्यूक्रेटिव जो है मेडिकल वो जो है देता है, मेडिकल फैसिलिटीज देता है। सेकंड इज हमारा ही इंडियन ओशन का पड़ोसी सिंगापुर, है ना। एंड थर्ड इज जो है आप लोगों का स्पेन। तो कनाडा, सिंगापुर और कनाडा, सिंगापुर एंड स्पेन, ये तीन जो हैं, ये आप लोगों के बहुत ज्यादा जो हैं क्या हैं, तीन आप लोगों के बहुत हाईली मेडिकल टूरिज्म को अगर देखें, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के तीन जो हैं वो ये हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया 10th रैंक पे आता है, लेकिन इंडिया को बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में हमारा मेडिकल टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड न्यूज के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द 12 वीक्स पेड लीव टू ऑल द न्यू अडॉप्टिव मदर, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो भी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो भी आपके, जो भी माँ अगर अडॉप्ट करती है बच्चों को, तो उन्हें भी 12 वीक्स की पेड लीव मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। बच्चों आपसे ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में, है ना। सो द जजमेंट, व्हाई दिस जजमेंट केम, दिस जजमेंट केम इन द चैलेंज टू द प्रोविजंस इन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट which was replaced by Code of Social Security in November 2025, which dictated that only mothers who legally adopt a child below the age of 3 months were entitled to seek maternity benefit of 12 weeks, है ना। तो उन्हीं माओ को जो है मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा 12 वीक का, जो 3 महीने से कम के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो भाई ये कोई जबरदस्ती है क्या कि 3 महीने से कम के बच्चे को ही अडॉप्ट किया जाएगा? 1 साल के बच्चे को भी अडॉप्ट किया जा सकता है, 2 साल के बच्चे को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई ये तो भाई मदर को अडॉप्ट करना, या सॉरी बच्चे को अडॉप्ट करना किसी मदर द्वारा, तो वो भी एक सेम राइट और ऑब्लिगेशन है चाइल्ड के प्रति जो एक नेचुरल माँ का होता है। भाई अगर कोई नेचुरल, भाई जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है ना, तो वो जिस जिस तरह से बच्चे की देखभाल करेगी, वैसे ही अडॉप्ट करने वाली जो माँ है, वो भी तो उस नेचुरल मदर की तरह ही उस बच्चे का जो उसके अधिकारों का रक्षा करेगी, उसके प्रति जो उनके दायित्व हैं उनको पूरा करेगी। तो ये भेदभाव क्यों, नेचुरल मदर और अडॉप्टिव मदर में भेदभाव क्यों? तो ये बहुत ही, और सुप्रीम कोर्ट एक और बहुत अच्छी बात कहती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है द इन द केस ऑफ अडॉप्शन द इमोशनल बॉन्ड विद द चाइल्ड हैज टू बी कॉन्शियसली नर्चर्ड थ्रू टाइम, प्रेजेंस एंड सस्टेन्ड केयर गिविंग। क्योंकि बच्चों क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा अदरवाइज मत लेना, जब भी आप ये क्लास देखेंगे तो भाई एक नेचुरल मदर जो है वो 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है, तो उसके साथ एक इमोशनल, एक मेंटल बॉन्डिंग उसके साथ हो जाती है कि मेरा बच्चा है, मैंने 9 महीने तक पाला है। लेकिन जो अडॉप्टिव मदर है उसको तो ये पीड़ा हुई नहीं 9 महीने तक रखने की, तो उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चे के साथ, बच्चे के साइकोलॉजिकल नर्चरिंग करने की, बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए। तो उसको तो 12 वीक्स की पेड लीव उसके लिए तो एक वरदान है। तो ये सरकार इसको ले रही थी, तो ये चीज कोर्ट ने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जितने भी एडॉप्टिव मदर्स हैं उनको भी 12 वीक पेड लीव मिलेगी, चाहे कुछ भी हो, है ना। किसी भी तरह से कोई भी एक्सेप्शन इसमें नहीं है। ऑल्सो आपको 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए। भारत के अंदर एक एडॉप्शन अथॉरिटी है जिसका नाम है कारा, है ना। कारा का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ध्यान रखना, रेगुलेटरी नहीं है, रिसोर्स अथॉरिटी। रिसोर्स अथॉरिटी, ये जो कारा है, ये कुछ नॉर्म्स बनाती है, कुछ गाइडलाइंस बनाती है कि भाई सबसे पहली बात तो वुमेन की मिनिमम एज ये बताती है, खुद ही इसकी वेबसाइट पे ही ये लिखा हुआ है, वुमेन्स मिनिमम एज टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, मिनिमम एज टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इज 25 ईयर्स। कोई भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता, 25 साल की मिनिमम एज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब अगर 25 साल के है तो
कारा ने ये भी कहा है कि जैसे अगर आप बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो बच्चों के बीच जो है मिनिमम एज गैप होना चाहिए 25 साल का। ये कहा है कि भाई मिनिमम 25 साल का एज गैप होना चाहिए अगर आप बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यूं कहा गया है कि अगर 0 to 4 years कि अगर आप बच्चे को ले रहे हैं, 4 years चाइल्ड, अगर आप इस एज ग्रुप के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी एज जो है वो 45 years के नीचे नीचे हो तो चलेगा। 25 से 45 साल के बीच हो तो चलेगा। ठीक है। देन अगर आप जो है 4 से 8 साल के बच्चे को, 4 to 8 years के चाइल्ड को अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, 4 से 8 साल के बच्चे को, तो आपकी एज 45 से 50 के बीच हो तो ज्यादा बेटर है। एक लड़की की एज 45 से 50 years के बीच हो। अगर आप 8 से 18 साल के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, 8 to 18 years चाइल्ड अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपकी एज 50 to 55 years के बीच होनी चाहिए। ऐसा जो है कारा कहता है कि 50 to 55 years के बीच होनी चाहिए। वो चीज है कि भाई जो एडॉप्टिव मदर और चाइल्ड है उसके बीच 25 से 30 साल का गैप होना चाहिए, ताकि उनके बीच जो है वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके बीच बनी रहे। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि दीज रूल्स जो हैं ये हर पेरेंट को बहुत ज्यादा मतलब उनके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है कि जो है वो फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल हो, है ना, किसी भी बच्चे को बड़ा करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। डेट इज इजराइल स्ट्राइक्स तेहरान एंड बेरूत। है ना, इसराइल जो है वो किस पर अटैक कर रहा है? तेहरान और बेरूत पर जो है वो अटैक कर रहा है। वेयर एज एट द सेम टाइम, है ना, ईरान स्ट्राइक्स तेहरान एंड बेरूत, वेयर एज बगदाद ग्रीन जोन हिट। अब ये जो ग्रीन जोन है ये हमारे लिए बड़ा काम का है कि भैया ये ग्रीन जोन है क्या चीज, है ना। तो ये ग्रीन जोन क्या चीज है, ये हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि जो ग्रीन जोन है, ये ग्रीन जोन आपसे सवालों में, प्रीलिम्स में, खास करके प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये ग्रीन जोन क्या है, जरा इसकी डेफिनेशन बताई जाए। क्या ये हर कंट्री के अंदर होता है क्या? जी नहीं। तो जो ये ग्रीन जोन है ये बगदाद में, बगदाद यानी इराक, बगदाद इराक में ये जोन मौजूद है। इराक में ये जोन मौजूद है और बगदाद में ये जो ग्रीन जोन है, ये ग्रीन जोन दिखता कैसा है, लेट मी शो यू। और क्यों इस पे अटैक हुआ ये भी बताता हूं, है ना। ये है इसका ग्रीन जोन। आप ये जो डॉटेड रेड लाइन देख पा रहे हैं ये है इसका ग्रीन जोन। अब ये यूएस एम्बेसी का जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज यूएस एम्बेसी कॉम्प्लेक्स। इस यूएस एम्बेसी कॉम्प्लेक्स के, सॉरी, इस यूएस एम्बेसी कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल 1 माइल दूर पे, है ना 1 माइल दूर पर यहां पर बॉम्ब फेंका गया है। जो जावरा पार्क है वहां पर यह बॉम्ब फेंका गया है, ये बताने के लिए कि आज तो पार्क में फेंका है, कल यूएस के एम्बेसी में भी फेंकेंगे। तो ये जो ग्रीन जोन होता है, ये ग्रीन जोन क्या होता है इसको समझिए। तो ये ग्रीन जोन जो होता है ना, ये एक हैवीली, है ना, आप कह सकते हैं कि इट इज हैवीली फोर्टिफाइड, हैवीली फोर्टिफाइड जोन, हेवीली फोर्टिफाइड एरिया या जोन, जिसके अंदर क्या क्या लेवल, क्या क्या है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, हेवीली फोर्टिफाइड एरिया होते हैं जहाँ पे यूएसए के और इसके जो है ना, यूएसए के आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, यूएसए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स आर प्रेजेंट, है ना। तो ये फोर्टिफाइड एरिया होता है, लेकिन फिर भी आप देखिए फोर्टिफाइड एरिया होने के बावजूद मिसाइल यहाँ पे आके गिर चुकी है, ये सबसे बड़ी बात है। और जो नदी यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो नदी है, ये नदी जो ये है, ये कौन सी नदी है? टिग्रिस नदी है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये नदी का नाम आपने सुना होगा। तो टिग्रिस नदी बिल्कुल यहाँ से गुजर रही है। तो टिग्रिस नदी के जो पास ये बना हुआ है, और इसको आप इस तरह से ध्यान रखना कि ये जो ग्रीन जोन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल अमेरिका, लिटिल अमेरिका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे
अमेरिका के ही सब जो हैं क्या चलते हैं, रूल्स रेगुलेशन सब अमेरिका के ही चलते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज लिटिल अमेरिका भाई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और ये इंटरनेशनल जोन, द बबल, ये सारे नाम इसमें दिए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि इन विच कंट्री लिटिल अमेरिका इज सिचुएटेड, या ऐसा आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन जोन विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो यहाँ पे किसी कंट्री का एक हेविली फोर्टिफाइड एरिया होता है जहां पे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर ओन कंट्री, है ना। तो ये जो है ध्यान रखना आप लोग, इसके लिटिल अमेरिका बोलते हैं। आपके प्रीलिम्स में मेरी गट फीलिंग कह रही है कि प्रीलिम्स में आपसे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है, मतलब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, वेस्ट एशिया रीसेट की अगर बात करें तो वेस्ट एशिया रीसेट में अगेन कल भी ये आर्टिकल यहाँ पे आया था बच्चों हमारे पास। तो इंडिया का जो वेस्ट एशिया रीसेट है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया का जो वेस्ट एशिया रीसेट है वो क्यों जरूरी है, इंडिया को वेस्ट एशिया के साथ कैसे वापस डील करना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बच्चों डिस्कस करते हैं। चलिए, सो व्हाट ऑथर इज सेइंग, ऑथर कह रहे हैं कि इंडिया इज फंडामेंटली रिकैलिब्रेटिंग इट्स वेस्ट एशिया पॉलिसी। हम लोग इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल प्लीज ऑल अप्रोच to the doctrine of realist hard diplomacy. Driven by deep economic ties and a massive diaspora, India is aggressively pursuing strategic and security convergences with the Gulf nation and Israel. है ना भाई, हम लोग पहले हमेशा से हमारी डॉक्ट्रिन क्या रही, प्लीज ऑल अप्रोच रही ईरान या वेस्ट एशिया के प्रति, कि भाई हम सबको खुश रखेंगे, इजराइल को भी खुश रखेंगे, ईरान को भी खुश रखेंगे, इराक को भी खुश रखेंगे, सऊदी अरेबिया को भी खुश रखेंगे, यूएई को भी खुश रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे इन सभी देशों के बीच फॉल्ट लाइन बढ़ती जा रही है, तो इंडिया को अब अपनी रियलिस्ट और हार्ड डिप्लोमेसी जो है की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। इसके अलावा जो डीप इकोनॉमिक टाइज हमारे उस रीजन के साथ है और मासिव डायस्पोरा वहां पे काम कर रहा है, तो इंडिया अब अपना जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कन्वर्जेंस उसको बहुत एग्रेसिवली परस्यू करना पड़ेगा। दिस शिफ्ट इज अकरिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एक्सट्रीम रीजनल वॉलेटिलिटी एंड अ ग्रोइंग realization among Gulf monarchies that the traditional US-led security architecture is fraying, presenting both complex challenges and historic opportunities for India. तो जो ट्रेडिशनल यूएस का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था वो अभी क्या दिख रहा है, फ्रे होते हुए दिख रहा है, यानी खत्म होते हुए दिख रहा है, ओवर होते हुए दिख रहा है। और ऑथर कह रहे हैं कि इट प्रेजेंट्स बोथ कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस एंड हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये कॉम्प्लेक्स चैलेंज भी है और ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए, राइट। अब ये यूएस लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फेल होता क्यों दिख रहा है, क्योंकि यूएस ने अभी हाल ही में नाटो कंट्रीज जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नाटो के सभी सदस्यों को कहा कि भाई चलो आओ मिलकर अपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलते हैं, मजा आ जाएगा, सब आ जाओ मिलकर पार्टी करेंगे समुद्र में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे, है ना। एक भी नाटो कंट्री आगे नहीं आई, एक भी, एक भी नाटो कंट्री आगे नहीं। और सबसे हंसी वाली बात बताऊं, किसी ने आगे आए तो नहीं आए, वो जो भूरे बाल वाले फूफा जी हैं उन्होंने और ट्वीट करके क्या कहा, वी डोंट नीड नाटो। तो फिर हेल्प क्यों मांगी थी। इतना झल कुकड़ा है ये डोनाल्ड ट्रंप, इसको नरेंद्र मोदी सही नाम लिए थे जब ये अहमदाबाद आया था, कि ये इतना झल कुकड़ा है कि भाई इसकी बात कोई नहीं माने तो कहता है वी डोंट नीड नाटो, है ना। नाटो हमारा वैसे भी कभी साथ नहीं देने वाला था, नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन का हम क्या करेंगे, तो फिर हेल्प मांगी क्यों रहा था भाई, खुद ही खोल लेता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो तो खोल नहीं पाया, राइट। सो नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस एंड हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, लेट्स डिस्कस, है ना। सबसे पहला अ लिंक टू टू ट्रेंड्स, है ना। सबसे पहले अगर बात करें तो एलिवेटेड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इज मस्ट। ओवर द लास्ट डिकेड इंडिया हैज एग्रेसिवली अपस्केल्ड its diplomacy in the region, marked by the frequent prime ministerial visit to Gulf Cooperation Council GCC nations जो हैं उनसे प्रधानमंत्री के स्तर पर मीटिंग हुई है ना। इजराइल एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड इराक, जीसीसी नेशंस, इजराइल, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और ईरान, इन सब से
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लेवल पर बात की है अलग अलग समय पर जाके। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो द रीजन होस्ट अ 10 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू गाइस कि ये जो पूरा वेस्ट एशिया है इट होल्ड्स हाउ मच, 10 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा। 10 मिलियन स्ट्रॉन्ग है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ भारतीय यहाँ पे रहते हैं। एंड अकाउंट्स फॉर ओवर 160 बिलियन इन द बायलेटरल ट्रेड, है ना, हमारा इस वेस्ट एशिया के रीजन के साथ 160 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड है ना। इंडिया हैज सक्सेसफुली साइंड कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट इज सीपा with UAE and Oman, moving towards broader GCC and Israeli agreements। अब ये युद्ध खत्म होगा तो आइडिया ज्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग और ज्यादा जीसीसी और इसराइल के साथ भी एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। यूएई और ओमान के साथ तो हमने सीपा साइन कर दिया है ना। इंडिया की पॉलिसी रही है स्ट्रेटेजिक डी हाइफनेशन। व्हाई? बिकॉज इंडिया हैज सक्सेसफुली अचीव्ड अ डी हाइफनेशन विथ पाकिस्तान, allowing for stronger independent defense and security types in the Middle East। देखो बच्चों, डी हाइफनेशन पॉलिसी ना आपसे प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में तो चलो आईआर है ही, एक सब्जेक्ट ही है तो आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन आपसे प्रीलिम्स में भी ये चीज पूछी जा सकती है कि व्हाट आर द व्हाट आर द व्हाट आर द डी हाइफनेशन पॉलिसीज, क्या क्या चीज हैं, है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि भाई डी हाइफनेशन पॉलिसी क्या होती है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो डी हाइफनेशन मतलब कि भाई इंडिया एक अलग देश है, पाकिस्तान एक अलग देश है। आज से 10-15 साल पहले क्या होता था, इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ के देखा जाता था कि भाई इंडिया भी और पाकिस्तान भी, हम दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं, सब साथ ही चलेंगे, मिल के रहेंगे, हम साथ साथ हैं, है ना। अगर आप मुझे कुछ दे रहे हो तो पाकिस्तान को भी दो, या अगर पाकिस्तान के लिए कुछ है तो इंडिया के लिए भी होगा। लेकिन अब ऐसी चीज खत्म कर दी है इंडिया ने सक्सेसफुली पाकिस्तान के साथ अपने अपने रिलेशन डी हाइफनेट कर दिए हैं कि पाकिस्तान के साथ तुम्हारा संबंध अलग है, मेरा साथ तुम्हारा संबंध अलग है। मैं पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रख रहा, तुम्हें रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो तो मत रखो। हम तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश बोलेंगे, बोलते थे, बोलेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो रखो, नहीं इच्छा हो तो मत रखो, राइट। देन द सर्च फॉर अ न्यू सिक्योरिटी पैराडाइम, है ना। गल्फ मोनार्कीज आर इंक्रीजिंगली वनरेबल ड्यू टू द रीजनल टर्मोइल, जैसे ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक्स, क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसकी वजह से जो गल्फ मोनार्कीज हैं ये वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है कि यार ये साला दिन भर क्या है, हर जना आके हमारी ही साले बजाए जा रहा है। सो दे आर एक्टिवली सीकिंग सिक्योरिटी अल्टरनेटिव्स टू द 8 decade old पैक्स अमेरिकाना। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगेन, है ना, ओपनिंग द डोर फॉर द न्यू सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो जो गल्फ मोनार्कीज हैं वो जो पिछले 80 साल से पैक्स अमेरिकाना के ऊपर निर्भर थी। पैक्स अमेरिकाना मतलब डिपेंडिंग ऑन अमेरिका, डिपेंडिंग ऑन अमेरिका फॉर फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिपेंडिंग ऑन अमेरिका फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ये होता है पैक्स अमेरिका। सॉरी, डिफेंस की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, सही कर देते हैं। वापस कमेंट में मुझे गालियां दो क्या आप लोग, है ना। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना, ये होता है आपका पैक्स अमेरिकाना। तो जो ये 80 साल से हम लोग जो ये पैक्स अमेरिकाना के ऊपर निर्भर थे गल्फ मोनार्कीज, वो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये अमेरिका तो साला जब देखो तब तेल के पीछे पड़ा हुआ रहता है, या रशिया के पीछे पड़ा हुआ रहता है, या इराक के पीछे, ईरान के पीछे पड़ा रहता है, बहुत परेशान कर रखा है। तो अब हम अमेरिका से ऊब गए हैं, गल्फ मोनार्कीज ये चीज सोच रही है, राइट। देन यहां पे इंडिया के पास ऑप्शन क्या आता है, अबेंडनिंग द प्लीज ऑल मंत्रास। हमें कौन से मंत्रा को छोड़ना होगा, प्लीज ऑल मंत्रा को हमें छोड़ना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, आपसे मेंस में जरूर ये पूछा जा सकता है। इंडियाज रीसेट relies on confident autonomous messaging. It has moved away from carefully balanced rhetoric regarding the two-state solution or Iran's nuclear program, instead prioritizing the categorical support for the security and stability of the vital Gulf
पार्टनर इंडिया जो है ये कब से ही इसने छोड़ दिया है उन्हीं रिटोरिक को गाना कि भाई हमें टू स्टेट सॉल्यूशन चाहिए, हमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इंडिया ने इस पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया, क्योंकि इंडिया को पता है भाई जैसे इंडिया के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम एक नेसेसिटी है, जैसे ईरान के लिए भी एक नेसेसिटी है, वहां के भी एनर्जी सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, राइट। देन वेयर अदर इंटरनेशनल एक्टर्स स्टैंड, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसमें देखते हैं, है ना। डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म वर्सेस जियोपॉलिटिकल रियलिटी की अगर बात करें तो detractors argue that the reset abandons the Palestinian cause and isolates Iran, labeling it immoral or a surrender to the Western dictates. However, this criticism overlooks to deeply hypocritical stances on the other global actors. अगर हम बात करें तो कई लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई ये ईरान के युद्ध की वजह से एक तो पैलेस्टीनियन का जो कॉज है वो तो खत्म हो गया और ईरान आइसोलेट हो गया, है ना। और ये कई लोगों ने कहा कि भाई जो वेस्टर्न डिक्टेटर्स हैं उनके उनके सामने हमने कई लोगों ने सरेंडर कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया ने। लेकिन दिस क्रिटिसिज्म ओवरलुक्स द डीपली हाइपोक्रिटिकल स्टेंसेस ऑफ द अदर ग्लोबल एक्टर्स, है ना। तो ऑथर कहते हैं द pragmatism ऑफ राइवल्स, China extracts heavily discounted Iranian oil with a little strategic reciprocation, है ना। Russia's 20-year comprehensive strategic partnership with Iran has under-delivered. Pakistan's aggressive posturing remains unreliable. आप देखिए, जो ईरान के साथ हैं, डेट इज चाइना, रशिया और पाकिस्तान, अभी तक तो वो हमेशा साथ रहे हैं, है ना, इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं रहा है। लेकिन तीनों ही इस युद्ध में ईरान के साथ नहीं खड़े। तो फिर यार हम जो दूसरे हमेशा से अगेंस्ट रहे या जो प्रो यूएस रहे वो क्यों बोलेंगे, राइट। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, द नीड फॉर नुआंस्ड कंटिन्यूटी। नुआंस कंटिन्यूटी मतलब वाइल द रियलिस्ट रीसेट इज नेसेसरी, है ना, इंडिया must avoid extreme pendulum swings, है ना। ईरान remain geopolitically vital as an energy supplier, a gateway to Central Asia and Afghanistan, and a massive consumer market, है ना। हमें ईरान की जरूरत है क्योंकि एक मेजर एनर्जी सप्लायर है, और ईरान हमारे लिए इसलिए जरूरत है कि ईरान एक मासिव कंज्यूमर मार्केट है और ईरान से पूरा वेस्ट एशिया का दरवाजा खुलता है। डिप्लोमेटिक एजिलिटी की बात करें तो इंडिया मस्ट मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये हम लोग कब से कह ही रहे हैं और इंडिया इस चीज को कर भी रहा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। डिसएग्रीमेंट्स विद द यूएस और इजराइल on the specific regional issue should not upend those bilateral relationships, allowing India to keep its diplomatic options open and potentially expand humanitarian footprints in the कॉन्फ्लिक्ट जोन। इंडिया ह्यूमैनिटेरियन फुटप्रिंट्स करेगा, लेकिन पहले एक बार युद्ध थमे तो कुछ करे। भाई युद्ध के बीच में जाके तो भाई लोगों की मरम पट्टी करने से रहा, है ना। बट फिर भी इंडिया इन चीजों को बहुत तवज्जो देता है और पूरी दुनिया इस चीज को मानती है, राइट। ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, है ना। सबसे पहली चीज ऑथर कहते हैं द कोलैप्स फॉर ऑयल फॉर सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट, है ना। द ट्रेडिशनल अरेंजमेंट वेयर द मॉडरेट अरब regimes relied on Washington for security in exchange for energy stability is heavily damaged. Western military bases have become targets and GCC fears sudden US withdrawal. तो जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है वो अचानक से डर चुकी है कि यार अब क्या होगा जब अमेरिका खुद ही कह रहा है कि हम अब यहाँ पे नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत बड़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली है कि अमेरिका कह रहा है कि भाई अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी पार्टनर, एज जीसीसी लुक्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन यूएस, इंडिया इमर्जेस एज अ पोटेंशियल नॉन हेजेमनिक सिक्योरिटी पार्टनर और रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर। हमें हेजेमनी कभी चाहिए ही नहीं थी। हम विश्व गुरु बनने का सोचते जरूर है, लेकिन किसी के छाती पे पैर रख के विश्व गुरु हम लोग नहीं मिलते हैं। एनी इंडियन इन्वॉल्वमेंट मस्ट बी प्रिसीडेड बाय अ रिगरस स्वॉट एनालिसिस एंड क्लियर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट। देन इसमें ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते हैं, डेट इज GCC+1 इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, है ना। GCC+1 स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई Iranian retaliations have shattered the illusions of GCC as an untouched oasis of eco-political stability. So stakeholders are looking to diversify risk.
तो जो है जीसीसी के साथ क्या मिलाया जाए, जीसीसी के साथ अब ईरान को भी मिलाया जाए, जीसीसी प्लस वन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी लाई जाए, और इंडिया एज अ सेफ हेवन हब, है ना। ऑथर कहते हैं कि भाई इंडिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी मस्ट एक्टिवली पोजीशन द कंट्री एज एन अट्रैक्टिव स्टेबल ऑल्टरनेटिव to a fragile Gulf hotspot, effectively reversing the historical brain and capital drain by attracting investment and talent back to India. तो इंडिया की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो एक्टिवली पोजीशन होनी चाहिए और एक स्टेबल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड होना चाहिए फ्रेजाइल गल्फ हॉटस्पॉट्स के लिए, है ना, ताकि अफेक्टिवली जो हिस्टोरिकल ब्रेन और कैपिटल ड्रेन का जो अभी प्रथा चली आ रही है वो वापस क्या किया जा सके, रिवर्स किया जा सके। चलिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेइंग, फ्रेइंग का मतलब है बच्चों यहाँ पे एंडिंग, अगर आपको यहाँ पे फ्रेइंग नहीं पढ़ना हो तो आप एंडिंग भी पढ़ सकते हैं। द एंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल ऑयल फॉर सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट presents the unprecedented strategic and economic opportunities for India. Discuss highlighting how India can leverage the GCC plus one strategy to its advantage. आपसे ये भी पूछा जा सकता है what do you understand by GCC plus one strategy, है ना, elaborate। आपसे ये सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में, GCC plus one क्या है, तो आपको ये पूरा एडिटोरियल पता ही होना चाहिए। पारंपरिक सुरक्षा के लिए तेल समझौते का टूटना भारत के लिए एक अभूतपूर्व रणनीतिक और आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है। भारत अपने लाभ के लिए जीसीसी प्लस वन रणनीति का लाभ कैसे उठा सकता है, इस पर प्रकाश डालते हुए चर्चा करें। जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ सवाल है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप अपना आंसर iasrambh@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर 2 आवर्स के अंदर अंदर आपके आंसर का इवेल्युएशन करके विथ प्रोज एंड कॉन्स आपको आपके आंसर वापस में देता हूं, ताकि आपके मेंस के प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी एडिटोरियल की तरफ, डेट इज द बिट ऑफ ब्लर ओवर इंडियाज न्यू कार्बन क्रेडिट प्लान। भारत का जो कार्बन क्रेडिट प्लान है वो थोड़ा सा ब्लरी होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा जो है शायद उसको इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स फेसेस करने पड़ रहे हैं। लेट्स डिस्कस, है ना। सो हाल ही में यूनियन बजट 2026 एलोकेटेड अ मैसिव 20,000 करोड़ फॉर कार्बन क्रेडिट program, which has led a significant policy confusion. While the official framework, the R&D roadmap for CCUS by the Department of Science and Technology, strictly targets heavy, hard to abate industries for carbon capture, a parallel media narrative has incorrectly branded this fund as a new income stream for farmer practicing regenerative agriculture। regenerative agriculture मतलब क्या होता है बच्चों, सॉइल हेल्थ, है ना, फॉरेस्ट, सॉइल हेल्थ, फॉरेस्ट उगाना, है ना, या फिर आपके जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो पैरेलल मीडिया नैरेटिव क्या शुरू हो गया है कि जो फार्मर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खास करके छोटे अंबानी जी जो हैं वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में घुसे हुए हैं, उनके लिए एक नया इनकम स्ट्रीम क्लियर होगा, राइट। सो दिस एडिटोरियल क्लियर्स द एयर, highlighting the distinction between industrial point source emission capture and diffuse agriculture carbon sequestration while advocating for dedicated policies for both। Let's discuss editorial क्या कहता है। सबसे पहला एडिटोरियल कहता है कि द डुअल नैरेटिव्स और 20,000 करोड़ आउटले, इसको समझता है ना। सो ऑथर कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो बजट आया है वो इंडस्ट्रियल फोकस था। द बजट अनाउंसमेंट इज फर्मली एंकर्ड इन द डीएसटीज R&D रोडमैप फॉर CCUS रिलीज्ड इन दिसंबर 2025। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए ये इंडस्ट्रियल फोकस था कि भाई हमें CCUS के लिए इंडस्ट्री R&D करनी है। देन टारगेट सेक्टर्स क्या थे, द 20,000 करोड़ एलोकेशन ओवर 5 years इज एक्सप्लिसिटली फॉर हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज। हार्ड टू अबेट, अबेट मतलब होता है कि जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे हम कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज जो है हम वहां पे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, जैसे पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज, केमिकल, या ये इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर मेजर सोर्स ऑफ कार्बन एमिशन, मेजर सोर्स ऑफ
कार्बन एमिशन, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज, के यहाँ से कार्बन एमिशन कैसे कम किया जाए, ये बड़ा खतरनाक है। तो ये जो 20,000 करोड़ का जो एलोकेशन है, ये इन्हीं इंडस्ट्रीज के लिए है। सो टेक्निकल मैकेनिज्म की बात करें तो दीज इंडस्ट्रीज हैव कंसंट्रेटेड मेजरेबल प्रोसेस एमिशंस वेयर सीसीयूएस टेक्नोलॉजी कैन कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड directly from factory flue gases for the industrial use or the underground storage rather than relying solely on the renewable energy transition. ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, these industries have concentrated measurable process emissions where CCUS technology can capture carbon dioxide directly from the factory flue gases for the industrial use or the underground storage rather than relying solely on renewable energy ट्रांजिशन। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो फ्लू गैसेस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड और इससे रिलेटेड, इसको ऑटोमेटिकली कैप्चर कर सकती है, इतना इनके पास जो है मेजरेबल टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो सीसीयूएस टेक्नोलॉजी इसमें बहुत अच्छे से इंटीग्रेट की जा सकती है। नाउ ऑथर कहते हैं नॉट ऑन द लिस्ट, क्या? एक्सक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर इज कॉन्स्पिशियसली एब्सेंट फ्रॉम द सीसीयूएस रोड मैप एक्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमिशन इन्वेंटरी, राइट। अब नेचर ऑफ फार्म एमिशन की बात करें तो एग्रीकल्चरल एमिशंस जो हैं, स्पेशली मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो दो गैसेस हैं आर एक्सक्लूडेड बिकॉज दे आर डिफ्यूज एंड बायोलॉजिकली मीडिएटेड, है ना, मेकिंग देम एंटायरली अनसुटेड फॉर द पॉइंट सोर्स कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सीसीयूएस। और जबकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, एग्रीकल्चर एमिशंस आर द मेजर एमिशन फॉर द फॉर मेजर जीएचजी एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एमिशन होता है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का। सो ऑथर कहते हैं कि भाई इट इज अ डिबेट ऑफ नाउ सीसीयूएस वर्सेस सीडीआर। सीडीआर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, और सीसीयूएस तो आपको पता ही है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन जो है वो चीज है ना। तो ऑथर कहते हैं द रोड मैप क्लियरली डिफरेंशिएट्स बिटवीन सीसीयूएस दैट इज प्रिवेंटिंग न्यू इंडस्ट्रियल एमिशन, है ना भाई, जो नए इंडस्ट्री एमिशन है उसको ना होने दिया जाए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल दैट इज सीडीआर ड्रॉइंग डाउन एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेरिक CO2. So agriculture plays a starring role in CDR through soil carbon sequestration, biochar and agroforestry, but not in CCUS, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर के अंदर सीडीआर फॉर्मूला अपनाना होगा, कि जहां पे हम लोग सॉइल कार्बन सिक्वेस्टरेशन, बायोचार, एग्रो फॉरेस्ट्री का यूज करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करें एग्रीकल्चर सेक्टर में से, राइट। नाउ व्हाट इज द रूट ऑफ द कंफ्यूजन, इसमें देखते हैं। सबसे पहला, कॉन्फ्लेशन ऑफ कंसेप्ट्स। द कंफ्यूजन अराइजेस फ्रॉम ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन द बजट्स, इंडस्ट्रियल सीसीयूएस फंड एंड द ब्रॉडर एमर्जिंग वॉलंटरी कार्बन मार्केट इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने इंडस्ट्रियल सीसीयूएस फंड तो बनाया, लेकिन जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट इंडिया में बन रहा है उसको आपने जो है अभी तक एड्रेस नहीं किया है। तो देयर इज अ ब्लरिंग ऑफ लाइंस बिटवीन द सीसीयूएस फंड एंड वेल एज द वॉलंटरी कार्बन मार्केट, है ना। सो यहां पे क्या चीज की जरूरत है? नेचर बेस्ड कार्बन क्रेडिट। देयर इज अ जेन्युइन ग्रोइंग डिमांड फॉर द नेचर बेस्ड क्रेडिट, है ना। प्राइवेट एंड स्टेट लेवल पायलट प्रोग्राम आर ऑलरेडी कंपनसेटिंग फार्मर्स फॉर एनहेंसिंग सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, है ना। अगर हम सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन एनहेंस कर रहे हैं तो उसके लिए ऑलरेडी प्राइवेट और स्टेट लेवल पर ऐसे पायलट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जहां पे फार्मर्स को कंपनसेट किया जा रहा है। सो इशू कहां आ रहा है? कम्युनिकेशन गैप में, है ना। द गवर्नमेंट्स ब्रॉड यूज ऑफ द टर्म कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम in the budget fueled the false expectation of the funded scheme for the climate resilient farming, even though the dedicated architecture remain exclusively industrial, है ना। कई कई लोग जो है, जैसे ही बजट में आया कि भाई कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम लाया जा रहा है, तो कई लोगों ने क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग शुरू कर दी, जो गलत नहीं है, करना ही चाहिए, लेकिन जो बजट में आया है उसमें आर्किटेक्चर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर पे फोकस है बच्चों, ठीक है। देन
what is the need for separate framework, है ना? The structured carbon framing program is logical but requires its own distinct policy, funding and institutional framework separate from the टेक हैवी कैपिटल इंटेंसिव CCUS इनिशिएटिव. हमें कार्बन फार्मिंग प्रोग्राम को अलग से लॉन्च करना चाहिए जो लॉजिकल भी है और उसकी खुद की एक पॉलिसी नीड भी है जिसमें फंडिंग और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अलग से हो ताकि किसानों को भी फायदा मिले. ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच इज नीडेड in this hour, है ना? Industrial decarbonization imperative. The 20,000 crore CCUS program is non-negotiable for meeting India's net zero goal, है ना? 2070 तक हमें इंडिया का नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना है. अग्रीड. 20,000 करोड़ जरूरी है. As industry is responsible for roughly 25% of India's emission, है ना? जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो कितना परसेंट इंडिया के एमिशन में काम करती है या ऐड कर रही है? 20% का इसमें एमिशन कंट्रीब्यूशन है. बट द पैरेलल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी भी हमें जो है खोनी नहीं चाहिए. द फॉल्स नैरेटिव हाइलाइट्स अ वेरी रियल अपॉर्चुनिटी. इंडियाज वास्ट एग्रीकल्चर लैंड possesses immense potential for कार्बन सिक्वेंस्टरेशन, है ना? कार्बन को कैप्चर करने के लिए, कार्बन को उसमें सिक्वेंस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास इमेंस पोटेंशियल है. सो हमें यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए? द स्मोक स्टैक एंड सॉइल स्ट्रेटेजी को यहाँ पे अपनाना चाहिए. इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. द गवर्नमेंट मस्ट क्लियरली डिमार्केट दीज टू फ्रंट, यानी creating a trusted domestic carbon market for agriculture could provide massive economic benefit to farmers, है ना? India need a comprehensive multi-sectoral approach that aggressively advances both industrial decarbonization and agriculture carbon sinks. तो smoke stack and soil strategy is the need of the hour. कि हमें एक ट्रस्टेड डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बनाना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए जो मैसिव इकोनॉमिक बेनिफिट देगा भारत के किसानों को, है ना? फार्मर्स को. एज वेल एज इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रहेंसिव मल्टी सेक्टोरल अप्रोच दैट एग्रेसिवली एडवांसेस बोथ इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल कार्बन सिंक्स. ठीक है बच्चों, चलिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो अचीविंग इंडियाज नेट जीरो टारगेट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रहेंसिव स्मोक स्टेक एंड सॉइल अप्रोच. Discuss the significance of decarbonizing hard to abate industries while simultaneously exploring the potential of the domestic voluntary carbon market for the Indian farmers. भारत के नेट शून्य लक्षण को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक स्मोक स्टेक और मिट्टी दृष्टिकोण की आवश्यकता है. भारतीय किसानों के लिए घरेलू स्वैच्छिक कार्बन बाजार की संभावना तलाशने के साथ साथ हार्ड टू अबेट उद्योगों के डीकार्बनाइजिंग करने के महत्व पर चर्चा करें. जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है. 150 वर्ड्स में आपको लिखना है. 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो बेहिचक आप अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विथ प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपके आंसर वापस भेजते हैं ताकि आपके मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से चल सके. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल टू द फ्रेंड्स ग्रुप हु इज एज सीरियस एज यू गाइज. कमेंट करना मत भूलिएगा कि आज की क्लास में आपको सबसे अच्छा क्या लगा. मुझे अच्छा लगेगा कि कौन कौन से बच्चे मेरी क्लास देखते हैं, उनके नाम जानकर, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको जानकर. ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे कल वापस इसी समय. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस. बाय बाय.